आज दिनांक 16/2/2022 संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल रघुवर प्रसाद की तरफ से आज छुट्टी का दिन है। तो छुट्टी के दिन में भी हम अपने बहुमूल्य समय को आपको दे रहे हैं। तो आज के इस जो है छुट्टी के दिन को लोग अपने स्वार्थ के लिए बिताते हैं, लेकिन हम आप पढ़ें और आगे बढ़ें के सिद्धांत पर मैं आपको समय दे रहा हूं। और मेरे इस वीडियो को आप जरूर लाइक करिएगा, कमेंट तो जरूर लिखिएगा, ठीक है। अगर लाइक न करते हैं तो कमेंट भी लिखिएगा, यहाँ गड़बड़ी है, इसलिए मैं आपका से अनुरोध करता हूँ। और कोई आपसे मतलब हमको उस तरह का नहीं है, हम आप तक यह ज्ञान पहुंचाता हूँ। हर एक इंसान का काम है एक इंसान से दूसरे इंसान तक ज्ञान को पहुंचाना। तो आइए आज भारत के संविधान, भारतीय संविधान की विशेषता के रूप में एक है जो है सार्वभौम व्यस्क मताधिकार। सार्वभौम व्यस्क मताधिकार, सार्वभौम व्यस्क मताधिकार, इसके विषय में आपको हम बता रहे हैं। तो आइए, भारत के संविधान की एक यह भी पहचान है कि भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं, भारतीय संविधान राज्य विधानसभाओं भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव के आधार स्वरूप व्यस्क मताधिकार को अपनाया गया है। व्यस्क मताधिकार को अपनाया गया है। हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम, प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष है, कम से कम 18 वर्ष है, उसे धर्म जाति लिंग अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार है। ये भारतीय संविधान की सार्वभौम व्यस्क मताधिकार एक विशेषता है, पहचान है। तो भारतीय संविधान के द्वारा जो राज्य की विधानसभा है, जिसे एमएलए चुन के जाते हैं, और लोकसभा जिसे एमपी चुन के जाते हैं, तो उस चुनाव के आधार पर स्वरूप व्यस्क मताधिकार को अपनाया गया है। यानी व्यस्क मताधिकार वह मत देने का अधिकार है जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, तो उस व्यक्ति की मतलब 1 जनवरी
किसी भी वर्ष में 1 जनवरी को, 1 जनवरी को अगर 18 वर्ष पूरी हो जाती है तो व्यक्ति, जैसे अभी है जनवरी 1 जनवरी की जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है वो व्यस्त हो गया, यानी वह सरकार बनाने में अपना वोट दे सकता है। तो कम उम्र से ये प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है उसे धर्म, जाति, लिंग अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना, जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे स्त्री हो या वो धनी हो या गरीब हो इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। अगर 18 वर्ष हो गया है तो मतदान करने का अधिकारी है। अब यह बहुत आपको जो आईएएस की दृष्टिकोण से आपको ये जो है आपको मैं बता रहा हूं, इसमें सवाल यही है कि यह आया कब। तो यह आया जो है 1989 में 1989 में 61वां संविधान संशोधन करके, 61वां संविधान संशोधन करके, संविधान संशोधन करके 61वां संविधान संशोधन वर्ष 1989 में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा ये संविधान संशोधन, ये 1989 में 61वां संविधान संशोधन 61वां संविधान 1989 में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम और 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र को, 1988 के द्वारा मतदान करने वाली उम्र को, 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। उम्र को 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। तो यही सवाल आपको आएंगे किसी भी परीक्षा में कि किस वर्ष में वयस्क मताधिकार 18 वर्ष था। तो आप कहिएगा वयस्क मताधिकार 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया तो 18 वर्ष कर दिया गया, और 1988 के द्वारा मतदान करने वाली उम्र 21 थी। 1988 में मतदान करने वाली वयस्कता कितनी थी? 21 वर्ष थी, लेकिन 21 वर्ष से हटा दिया गया तो 1989 में संशोधन 61वां किया गया तो 18 वर्ष कर दिया गया, यानी 18 दो 20, 3 वर्ष कम कर दिया गया। तो सवाल पूछ सकता है कि प्रारंभ में किस वर्ष में, यह सवाल पूछ सकता है किस वर्ष में मतदान वयस्कता की उम्र 21 वर्ष थी। तो किस अधिनियम के द्वारा वयस्कता की उम्र 21 वर्ष थी? तो कहेगा 1988, 1989, 1990, 1991। एक सवाल इससे भी बन सकता है, एक सवाल इससे भी बन सकता है कि किस वर्ष में और कौन सा संविधान संशोधन करके 21 से उम्र घटा करके वयस्कता की उम्र 18 वर्ष कर दी गई। तो 1989 और 61वां संविधान संशोधन। तो इस बात को आप जानिएगा कि वयस्क मताधिकार वह मताधिकार है जिसके द्वारा संविधान अलाउ करता है कि इतने वर्ष उम्र, यानी भारत में अब 18 वर्ष की उम्र जो प्राप्त कर लिया है या जिसकी उम्र पूरी हो गई है वही व्यक्ति वयस्क होगा। उसे जाति के, धर्म के, लिंग के और धन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये चीज है। आइए सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब यही हुआ। आइए सार्वभौम वयस्क मताधिकार के विषय में कुछ तथ्य और हैं आपको हम बताते हैं, तो इस पर फोकस मारिएगा। कब 18 किया गया? 1989 में। 1989 के पहले कितनी उम्र थी वयस्कता की? 21 वर्ष थी। वो कब, तो उसे कब जो है पेश किया गया?
जो है मतदान करने वाली उम्र 21 वाली 1988 में। आप कब 18 किया गया? 1989 में। आप कौन सा संविधान संशोधन था? तो 61वां संविधान संशोधन था। तो इस चीज को फोकस मार है इस पर, इससे सवाल पूछे जा सकते हैं, ये पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आज इसी व्यस्तता के आधार पर कोई राजा बनता है, प्रधानमंत्री बन रहा है, मुख्यमंत्री बन रहा है, जिला परिषद बन रहा है, जो है पंचायत समिति बन रहा है, मुखिया बन रहा है, सरपंच बन रहा है, वार्ड सदस्य बन रहा है। इसी व्यस्तता के आधार पर इस व्यस्त मताधिकार बहुत बड़ा मताधिकार है। इस अधिकार से बढ़ करके कोई अधिकार नहीं। अगर यह न रहे तो राजनीतिक चाबी, राजनीतिक ताला की चाबी दूसरे के हाथ में हो जाएगी। आइए आगे चलते हैं और कुछ तथ्य हैं आपको बता देते हैं, और जो है कुछ तथ्य हैं आपको बताते हैं सार्वभौम व्यस्क मताधिकार के विषय में, कि ये बात आप जानिएगा 1988 में यह 21 वर्ष थी, 1989 में 21 वर्ष से कम करके अब 18 वर्ष कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। आइए, देश के बृहद आकार, देश के बृहद आकार, देश के बृहद आकार, देश के बृहद आकार, जनसंख्या उच्च गरीबी, जनसंख्या उच्च गरीबी, जनसंख्या उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता, अशिक्षा आदि को देखते हुए, अशिक्षा आदि को, अशिक्षा आदि को देखते हुए, आदि को देखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा, संविधान निर्माताओं द्वारा, संविधान निर्माताओं द्वारा, संविधान निर्माताओं द्वारा सार्वभौम व्यस्क मताधिकार को, सार्वभौम व्यस्क मताधिकार को, व्यस्क मताधिकार को, सार्वभौम व्यस्क मताधिकार को, सार्वभौम व्यस्क मताधिकार को संविधान में शामिल करना, संविधान में शामिल करना, संविधान में शामिल करना एक साहसिक और सराहनीय प्रयोग था। एक साहसिक और सराहनीय कदम था। भारत देश बहुत बड़ा है, इसका आकार भी, शेप एंड साइज भी बहुत बड़ा है। जनसंख्या यहाँ की 1,35,00,000 है। यहाँ उच्च लेवल की गरीबी है और सामाजिक लेवल पर असमानता है और बहुत इलिटरेसी है, को देखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा सार्वभौम व्यस्क मताधिकार को संविधान में शामिल करना एक साहसिक और सराहनीय कदम था। यानी जिस देश में ये विशेषता है भारतीय संविधान की, कि जिस देश में बृहदाकार वाला देश हो, जनसंख्या ज्यादा हो, उच्च गरीबी हो, सामाजिक असमानता हो और अशिक्षा हो, फिर भी इस देश में व्यस्क मताधिकार 18 वर्ष कर देना ये कम बात नहीं है, ये बहुत सराहनीय काम है। इसलिए कि 18 वर्ष के लोग भी सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभा सकें, इसीलिए 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया। 1989 वर्ष में 61वां संविधान संशोधन करके 1988 में 21 वर्ष से कम कर दिया गया 3 वर्ष, तो कितना हो गया 18 वर्ष। तो ये बात है। नेक्स्ट इसका जो है व्यस्क मताधिकार लोकतंत्र को बड़ा आधार देने के साथ साथ व्यस्क मताधिकार
लोकतंत्र को वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को बड़ा आधार देने के साथ साथ 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 आम जनता के स्वाभिमान में वृद्धि करता है। आम जनता के स्वाभिमान में स्वाभिमान में वृद्धि करता है। वृद्धि करता है। समानता के सिद्धांत को लागू करता है। समानता के सिद्धांत को लागू करता है। समानता के सिद्धांत को लागू करता है। तो ये आपको वयस्क मताधिकार के विषय में भारत की संविधान की एक विशेषता की झलक है। और इसका सबसे बड़ा चैलेंजिंग बिंदु यही था कि इतने बड़े देश, इतने बड़े जनसंख्या वाले देश, इतने उच्च गरीबी वाले देश, इतना सामाजिक लेवल पर असमानता वाले देश, अशिक्षा वाले देश में जो वयस्क मताधिकार को 18 वर्ष कर दिया गया। यह इसकी खासियत है कि सबको अपॉर्चुनिटी मिल गया। वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को बड़ा आधार देने के साथ साथ आम जनता के स्वाभिमान में वृद्धि करता है। समानता के सिद्धांत को लागू करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब वोट देने का अधिकार यदि आपको न दिया जाए तो आपको कोई नहीं पूछेगा। जिस तरह से 17 वर्ष 11 महीना जिसकी उम्र है वह वयस्क नहीं है, उसको कोई स्वाभिमान नहीं है, उसको कोई नेता नहीं पूछेगा। लेकिन जो ये 18 वर्ष की उम्र हो जाती है तो आपको सभी लोग कहेंगे कि अरे उससे हमको एक वोट मिल जाएगा, उससे हमको वो बहुत अच्छा आदमी है, वो आपको आपकी उससे वयस्क व्यक्ति हैं उनकी लोग बड़ाई करके और उसका मत अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं कि जब चुनाव होगा, किसी तरह का चुनाव हो तो उस चुनाव में आप मुझे राय दीजिएगा कि मेरा नेता यह है। इसलिए स्वाभिमान में वृद्धि करता है। आइए कुछ तथ्य और हैं आपको बता देते हैं, तो इसको आप जरूर वयस्क मताधिकार के टॉपिक से एक सवाल जरूर आएंगे। वयस्क मताधिकार के टॉपिक से एक सवाल आएंगे और इस सवाल में एकदम जो है नापा जोखा सवाल है। तो आइए थोड़ा और है बता देते हैं। समानता सिद्धांत अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का, जो अल्पसंख्यक हैं अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का, अपने हितों की रक्षा करने का, अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का, अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर देता है। अवसर देता है तथा कमजोर वर्गों के लिए नई आशाएं और प्रत्याशा जगाता है। तथा कमजोर वर्गों के लिए नई जो है नई आशा और प्रत्याशा को जगाता है। इतना बड़ा ताकत है वयस्क मताधिकार में। तो भारतीय संविधान जो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार को जो है रखे हुए है, जनता को देती है भारतीय संविधान। इसी में सार्वभौम वयस्क मताधिकार के चलते जो है कमजोर वर्गों को यह आशा होती है, प्रत्याशा होती है कि हमको सरकार आएगी तो हमारे लिए कुछ करेगी। और जो सरकार में जाते हैं तो अपने एजेंडे में इन कमजोर वर्गों के लिए
या अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नई नई रणनीति बना के, कुछ कई नई नई नीतियां बनाने के लिए वादा करते हैं और इनके हितों की रक्षा करने के लिए जो एजेंडा में शामिल करते हैं, जिससे इस कमजोर वर्गों के लिए और जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की रक्षा का जिम्मा उठाते हैं। इसलिए सार्वभौम वयस्क मताधिकार एक व्यक्ति के चतुर्मुखी विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए सार्वभौम वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान की एक ये भी विशेषता है, ये भी विशेषता है। लेकिन इससे सवाल यही आएंगे कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार पहले 21 वर्ष थी, किस वर्ष और किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 वर्ष कर दिया गया, यही सवाल आएगा। यही सवाल आता भी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये सवाल आता है, यही आएगा भी अगर आना है तो 1988 में 21 था, 89 में जो है एक संविधान के में 61 जो है रेजोल्यूशन पास करके इसे 18 वर्ष कर दिया गया, यही सवाल आएगा। तो इसलिए इस सार्वभौम वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान की विशेषता है, इसे एक सवाल आना है, चाहे जिस परीक्षा में आ जाए, लेकिन आपको ज्ञान रहेगा तभी। चलिए अब आइए हम चलते हैं आपको कुछ और बताने के लिए। अब एक विशेषता भारतीय संविधान की एक और है, वह है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान फेडरल है, यद्यपि भारतीय संविधान फेडरल है, भारतीय संविधान फेडरल है और दो लक्षणों एकल वह संघी का प्रतिनिधित्व करता है, एकल और संघीय का प्रतिनिधित्व करता है, और संघीय का प्रतिनिधित्व करता है, संघीय का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। भारत संविधान के कितने लक्षण हैं? भारतीय संविधान फेडरल है और दो लक्षण हैं, एकल और संघीय, यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम है, यूनिटरी सिस्टम है और फेडरल सिस्टम है। तो जो राज्यों का संघ है, ये पहचान होते हुए सब राज्यों में सभी राज्यों को के लोगों को एक ही तरह की नागरिकता का प्रावधान करता है, मगर इसमें केवल एक नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिकता प्रतिनिधित्व करता है। और भारतीय नागरिकता का प्रावधान करता है, भारतीय नागरिकता का प्रावधान करता है, भारतीय नागरिकता का प्रावधान करता है। दूसरी ओर अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास, दूसरी ओर अमेरिका जैसे देशों में, अमेरिकी जैसे देशों में, अमेरिकी जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास, देशों में केवल देश की ही नागरिकता नहीं होती है, केवल देश की ही नागरिकता नहीं होती है, केवल देश की नागरिकता ही नहीं होती है, बल्कि जिस राज्य में व्यक्ति रहता है, वह व्यक्ति रहता है, उसकी भी नागरिकता रहती है, उसकी भी
नागरिकता होती है, उसकी भी नागरिकता होती है, उसकी भी नागरिकता होती है। इसलिए अधिकारों को दो समूहों का लाभ उठाता है। इसलिए वह अपने वयस्क मताधिकार का दोहरा लाभ उठाता है, दोहरा लाभ उठाता है। पहला राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त तथा दूसरा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त। पहला राष्ट्र की नागरिकता, पहला राष्ट्र की नागरिकता, दूसरा राज्य की नागरिकता, ये जानना जरूरी है। तो हम लोग के भारतीय संविधान की ये विशेषता एकल नागरिकता। भारत में संविधान के लक्षण है, यूनिटरी भी है, एकल भी है और संघीय भी है। एकल संविधान जिसमें केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है, और संघीय जहां राज्यों को समझौता करके भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में दिया गया कि राज्य केंद्र के अधीन होंगे। केंद्र जो कानून बनाएगा वह कानून जो है कुछ विषयों पर केंद्र शक्तिशाली होगा, और केंद्र की सूचियां होगी कि कौन कौन सूचियों में किसको कानून बनाने का अधिकार है। तो केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची आगे पढ़ाएंगे। तो एकल और संघीय प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन अमेरिका में दो तरह की नागरिकता है। एक है केंद्र की नागरिकता, और एक है 51 राज्य है अमेरिका में। तो वो 51 राज्य में जो है अलग अलग राज्यों की अलग अलग नागरिकता होगी, और एक सेंट्रल की होगी। तो यहाँ दोहरी नागरिकता है अमेरिका में। तो आइए अब हम चलते हैं एकल नागरिकता से फायदा क्या है या विशेषता है भारतीय संविधान की, तो हम पहचान जाएंगे। अगर 4 देश का संविधान रखेंगे तो पढ़ेंगे भारत में एकल नागरिकता है, 1 सिटीजनशिप है, लेकिन वहीं अमेरिका में 2 सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है। तो ये आपको बता दिए कि भारत यूनिटरी होते हुए भी, एकल होते हुए, संघीय का प्रतिनिधित्व करते हुए भी भारतीय नागरिकता का प्रावधान करता है, यानी केवल सेंटर का, तो केंद्र का। मतलब भारत में भारतीय नागरिकता क्या होगी? भारतीय होगी, यूपी की नहीं होगी, बिहार की नहीं होगी। यानी इस तरह कहने का मतलब है दोहरी नागरिकता का भारत में कहीं प्रोविजन नहीं है, एक ही नागरिकता की व्यवस्था है। तो आप इसको समझ जाइए, यह भी भारतीय संविधान का एक विशेषता ही है कि यह एक ही तरह के नागरिकता का प्रावधान करता है, जिससे देश में नियंत्रण करने की जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को या व्यक्तियों को असमानता जैसे भावनाओं का कहीं जगह नहीं है। आइए इसके तथ्यों में और हम बताते हैं। भारत में सभी नागरिकों को चाहे वह किसी भी राज्य में पैदा हो, चाहे वह किसी भी राज्य में पैदा हो, चाहे वह किसी भी राज्य में पैदा हो या रहता हो, संपूर्ण देश में नागरिकता के समान, संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त है। राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त है, और नागरिक अधिकार प्राप्त है।
अधिकार प्राप्त है। तो कभी आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में नागरिकता कितने तरह की है, तो आप बताइए कि एक ही प्रकार की नागरिकता है और समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त है। भारत में संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त है। समान राजनीतिक और नागरिक, तो राजनीतिक अधिकार ये सरकार बनाने में वोट देने का अधिकार, नागरिक अधिकार सभी अधिकार जिससे व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो। तो राजनीतिक अधिकार में सरकार चुनने, सरकार में शामिल होने, सरकार बनाने, सरकार का विरोध करने, ये सब अधिकार प्राप्त है। और नागरिक अधिकार के मतलब जो सरकार नागरिक के विकास के लिए काम करती है वो सब अधिकार आपको प्राप्त है। अगर एक विद्वान है वो कहता है, लाख नाम का विद्वान है, कहता है कि आपको इतने अधिकार प्राप्त हैं, राजनीतिक अधिकार और नागरिक अधिकार, कि अगर सरकार आपके विरोध में काम करती है तो भारतीय संविधान की व्यवस्था के अनुसार 5 वर्ष के बाद 5वें वर्ष आपको इतना पावर है कि सरकार को बदल सकते हैं। यहां तक कहता है, लाख छूट देता है कि नागरिकों के हित के लिए जो सरकार अगर काम नहीं करती है तो उस सरकार को कालर पकड़ करके उठा के फेंक दो। इतना पावर दिया गया, लाख ने कहा उस सरकार को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। तो इस तरह से एकल नागरिकता में इतना दम है। तो आइए आगे चलते हैं और क्या तथ्य है इस विषय को जानिए। सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता और समान अधिकारों के एकल नागरिकता और समान सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता और समान अधिकारों के लिए संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे, जातिगत युद्ध, भाषाई विवाद, नृजातीय विवाद होते रहे हैं। इसका मतलब यह है होते रहे हैं, तो कहने का मतलब सभी नागरिकों के एक नागरिकता है लेकिन समान अधिकार भी है, संवैधानिक प्रावधान भी है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता होने के बावजूद भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, जातिगत युद्ध हो जाता है, भाषा के आधार विवाद हो जाता है, मानव की हत्या हो जाती है। एक देश के मन कहने का मतलब यह है कि भारत का संविधान
अंबेडकर ने जब दिया तो लोगों ने पूछा तो नहीं बोले थे, बोले ही थे कि अगर ये अच्छे लोगों के हाथ में चला जाएगा तो अच्छा काम करेगा, बुरे लोगों के हाथ में चला जाएगा बुरा काम करेगा। इसलिए इस देश को चलाने वाले, इस संविधान को चलाने वाले, समझने बुझने वाले अगर उनकी बुद्धि कम होगी तो यही सब होगा। क्या होगा? सांप्रदायिक दंगे होंगे, जातिगत युद्ध होगा, भाषाई विवाद होगा, निर्जातीय विवाद होगा, ऐसे ही आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए एकल नागरिकता का मतलब यह हुआ कि हम सभी भारत के नागरिक हैं और एक समान से रहना चाहिए। भाईचारावाद का जो है बढ़ावा देना चाहिए कि हम सभी भाई भाई हैं। कहीं जाति का, कहीं संप्रदाय का, कहीं भाषा, कहीं निर्जातीय आधार पर आपस में भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही पाठ पढ़ाता है भारतीय संविधान, यही इसकी एक पहचान है। तो आइए इसके कुछ और तथ्य हैं आपको हम बता देते हैं। और जो है ये आपको जो है एकल नागरिकता के विषय में भारत एक संघात्मक होते हुए, भारत जो है भारतीय संविधान संघात्मक है। एक सवाल है, चाहे इसको समझ लीजिए तब उसको बताते हैं। आइए, संविधान के निर्माताओं ने एकीकृत और संगठित भारत राष्ट्र के निर्माण का जो सपना देखा था वह पूरी तरह पूर्ण नहीं हो पाया। तो संविधान के जो निर्माता थे वो एकीकृत और संगठित भारत राष्ट्र के निर्माण का वो कहते थे मेरा भारत एकीकृत होगा, यूनिटरी होगा और ऑर्गेनाइज भारत होगा, ऑर्गेनाइज नेशन होगा, उसका सपना देखे थे। लेकिन जो है आपको तो मैं पहले बताया था कि रूसो नामक एक विद्वान है, उनका कहना है 3 तरह के विचार होते हैं और उसी विचारों पर आदमी जीता है। यथार्थ विचार, यथार्थ इच्छा, दूसरा है वास्तविक इच्छा और तीसरा है सामान्य इच्छा। मैं आपको बता रहा हूं ये पीएचडी में काम आता है, आईएएस में तो काम अइबे करेगा। यथार्थ इच्छा, आईएएस बन जाइएगा तैयो काम आएगा, अपने घर में रहिएगा तैयो काम आएगा, चौक चौराहे दुकान पर भी इस पर बात कर सकते हैं, किसी भी नेता के रैली में भी बात कर सकते हैं, किसी भी परिवार में बात कर सकते हैं। एक व्यक्ति में भी तीनों चीज पाई जाती है और एक समाज में भी पाई जाती है, एक राष्ट्र में भी पाई जाती है। इसीलिए इसको मैं आपको बता रहा हूं कि एकल नागरिकता है, हम लोग एक हैं, एक की भावना होनी चाहिए। यही भारत के संविधान निर्माताओं ने कहा था, उनका सपना था कि हम कभी टूटेंगे नहीं, अखंड रहेंगे। इसीलिए प्रियम्बल में अखंड शब्द जोड़ा गया है। तो ये जो आदमी यथार्थ इच्छा की भावना रखता है, यानी अपने ही हित की पूर्ति के लिए और दुनिया भाड़ में जाए और मेरे काम से किसी को फायदा और घाटा उसे कोई मतलब नहीं है, तो ये यथार्थवादियों की यथार्थ इच्छा के आदमियों व्यक्तियों के ज्यादा संख्या हो जाने के कारण वास्तविक इच्छा का जन्म नहीं होता है। और जब वास्तविक इच्छा का जन्म नहीं होता है तो समान इच्छा नहीं मिलेगी। समान इच्छा जब नहीं मिलेगी, संविधान के निर्माताओं जैसे एकीकृत और संगठित भारत राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा।
इसीलिए रूसों की बातों पर चलना चाहिए कि यथार्थ इच्छा को छोड़िए, वास्तविक इच्छा पैदा करिए, और यही वास्तविक इच्छा सब में जाए, समान इच्छा की भावना होगी, राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र संगठित होगा, और संविधान की जो संविधान की जो है ये इच्छा, संविधान की जो इच्छाएं हैं, संविधान का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। तो इसी किसी ने कहा, कौन कहा है, एक विचारक है, वह कहा है एकल नागरिकता है, तो इसी पर एकल नागरिकता को लेकर वो कहा है कि भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए, भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए अंदर से उसकी आत्मा एकात्मक है, अंदर से उसकी आत्मा एकात्मक है, आत्मा एकात्मक है। साधु संत या जो धर्म है सभी एक ही, जितने धर्म है विश्व में सबका उद्देश्य एक है, एक ही ऑलमाइटी की बात करता है कि कोई सर्वशक्तिमत्ता है तो वन पीस है, दो नहीं। तो उसी एकात्मकता की बात भारतीय संविधान भी कहता है, कहता भारतीय संविधान संघात्मक है, राज्यों को मिला के बना है, बनवाया है, एक केंद्र शक्तिशाली सशक्त केंद्र है, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा एकात्मक है। तो इस पर अगर आपसे पूछा जाए कि आप भारतीय संविधान पढ़े हैं, तो इंटरव्यू में पूछा कि भारत का संविधान तो संघात्मक है, लेकिन उसकी आत्मा कैसे एकात्मक है, बता सकते हैं? तो आप बताइएगा कि हाँ, अंदर से उसकी आत्मा एकात्मक है। एक तरह के न्यायालय हैं, सुप्रीम कोर्ट, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, राष्ट्रपति की सर्वोच्च शक्तियां, लिखित संविधान, ये सब बातें हैं। जब आप विशेषता पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये क्या है? सभी अंदर से एक आत्मा की बात करते हैं। तो एक आत्मा की बात भारत के संविधान की झलक है। एकल नागरिकता, एक तरह की नागरिकता, कहीं दोहरी नागरिकता नहीं है। इतना बढ़िया, इतना सुंदर, इतना अच्छा विचार का संविधान विश्व के संविधानों में नहीं है। अनोखा संविधान है। अब ना पढ़ने वाले इसका मतलब न समझें तो मूर्ख ही है। वह मूर्ख ही है जो संप्रदाय की बात करता है, जात की बात करता है, जो है दंगे की बात करता है। वो उसका आधार क्या है? यही यथार्थ इच्छा है। यथार्थ इच्छा है। यथार्थ इच्छा के चलते भारत के नेता अपना अपना पैसा विदेशों में रखे हैं। अगर वह भारत के जितने लीडर हैं वह अपना पैसा अगर विदेशों में नहीं रखते, यथार्थ इच्छा उनके अंदर बलवती नहीं होती, तो आज भारत इस तरह से नहीं रहता, विश्व गुरु होता। लेकिन यहाँ तो 2000 व्यक्तियों के रुपए विदेशों में पड़े हुए हैं। उसको कोई खोजने वाला है? कोई नहीं खोजने वाला है। संघात्मक हो गए हैं, संघात्मक हो गए हैं। पूरा संघ, अलग अलग राज्य अपना अपना डफली अलग अलग बजा रहे हैं। अंदर से एकात्मकता पर मोटी चादर चढ़ रही है। इसी चादर को हटाने के लिए जो है अच्छे लीडर की आवश्यकता है किसी भी देश में। तो हमारा भारतीय संविधान की विशेषता एकल नागरिकता का मिसाल प्रस्तुत करता है, एकल नागरिकता का स्वरूप प्रस्तुत करता है। और यही पाकिस्तान चले जाइए, अमेरिका चले जाइए और देखिए दुनिया का संविधान, तो आपको भारत जैसा संविधान नहीं मिलेगा। ये भारतीय संविधान की एकल नागरिकता की एक खासियत है। तो आइए हम इसी पर हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। और सभी लोगों को मेरे तरफ से आज के छुट्टी के दिन जो मेरे तरफ से जो समय दिया गया है, इस समय को जो समय को महत्व नहीं देगा वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए समय को महत्व दीजिए और समय के महत्व रूपी नींव पर आगे बढ़िए। चलिए मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं, आगे विशेष चर्चा होगी। कितना मिनट